नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या है, अगर हमारे पास n म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हों सच दैट कि हर एक की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो और ए कोई भी आर्बिट्री इवेंट उसमें से ले लो, तो ये कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं ई आई बाई ए की। मीन्स इफ E1 E2 En are mutually exclusive and exhaustive events such that P of Vi is greater than 0 for each I, हर I के लिए Pi पॉजिटिव है and A भी arbitrary event for which Pa is non-zero, then for each I, कोई भी I ले लूँ 1 to n के बीच में, conditional probability of Ei given that A has already occurred, अगर हमें ये पता चले A ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद EI की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो फॉर्मूला से EI बाई A इज, हमेशा इसका रिवर्स लिखते हैं, A बाई EI, जो डिवाइड में EI है उसी से ही मल्टीप्लाई, और यही रिजल्ट समेशन के साथ आ जाएगा। मीन्स A बाई E1, A बाई E2, I1 to n जितने इवेंट है टोटल, ये हमारी बेस थ्योरम होती है। E1 E2 En को तो हम हाइपोथेसिस कह देते हैं, और जो प्रोबेबिलिटीज है प्रायर प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अगर कोई आपसे बोले स्टेट एंड प्रूफ, तो ये बेस थ्योरम है। प्रूफ में क्या रहेगा इसके, देखो सिंस बेटे हमें E1 E2 En क्या दिए हुए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हमें E2 E1 ये दिए हुए हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इन सब की यूनियन कर दूं तो मेरे पास S तैयार हो जाएगा, और अगर किसी भी दो E1 E2 की आपस में इंटरसेक्शन करूं तो वो फाई होगी, कॉमन कुछ नहीं रखेगी। नाउ अगर मैं A कोई भी आर्बिट्री इवेंट ले रही हूँ तो A को A इंटरसेक्शन S लिखेंगे तो A ही आएगा, क्योंकि पूरे सैंपल्स A भी बीच में कोई आर्बिट्री इवेंट है। A इंटरसेक्शन S को S इंटरसेक्शन A लिख दो, दिस विल बिकम E1 यूनियन E2 यूनियन En इंटरसेक्शन है। अब ये सब यूनियन है, बाहर इंटरसेक्शन है, तो E1 का इंटरसेक्शन A के साथ भी होगा, E2 का इंटरसेक्शन भी A के साथ होगा, और En का इंटरसेक्शन भी A के साथ। जो बीच वाले यूनियंस हैं वो बीच में आ जाएंगे, En इंटरसेक्शन A। अब E1 इंटरसेक्शन A को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं P ऑफ A प्रोबेबिलिटी लूँ तो क्या इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होती है, PA प्लस PB माइनस इनका कॉमन, तो अब भी ये होगा P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ En इंटरसेक्शन A। कॉमन जो माइनस करते हैं वो नहीं आएगा, बिकॉज EI इंटरसेक्शन EJ इज फाई फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। जो भी IJ डिफरेंट है वहां पर EI और EJ का कॉमन तो फाई है, तो इट मीन्स यही आएगा। अब
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था? P ऑफ A by E1, P of E1, A by E2, P of E2, और ऐसे करते करते A by En, P of En. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन 1 मान के रख लें P A. नाउ अगर मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है EI by A की, तो क्या फॉर्मूला होगा? EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय PA. EI इंटरसेक्शन A को P ऑफ EI A by EI लिख सकते हैं वापस, और डिवाइड में PA क्या था? ये सारा P ऑफ A by E1, P ऑफ E1 करते करते लास्ट में A by En, P ऑफ En. तो ये आपका बाइस थ्योरम का फॉर्मूला है, यही प्रूफ है. पहले हमने कहा इंडिपेंडेंट सारे एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, सबकी यूनियन एस बनेगी. ए कोई भी आर्बिट्री इवेंट है तो ए और एस का कॉमन ए ही आएगा. एस इंटरसेक्शन ए लिख दिया इसको, यूनियन इंटरसेक्शन ए. अब डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि इसका इंटरसेक्शन ए के साथ भी होगा, E2 के साथ भी होगा, E3 के साथ भी, सबका इंटरसेक्शन ए के साथ होगा. जो बीच का यूनियन है वो कॉमन आ जाएंगे. फिर बात आई, ये तो ए सेट था, हमें चाहिए पी ए. हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, प्रोबेबिलिटी इस सेट की इन सभी सेट्स की यूनियन है, तो क्या आएगा? सम. क्योंकि ये डिसजॉइंट है, कोई भी आपस में कुछ कॉमन नहीं रखता, तो डिफरेंस माइनस में हम कॉमन पोर्शन करते हैं वो आएगा ही. ये बन गया A by E1 P of E1, A by E2 P of E2, so on, A by En P of En. ये सारा आ जाएगा. P of EI by A बन गया EI इंटरसेक्शन A by PA, EI A by EI, ये सारा इंटरसेक्शन बना देंगे. ठीक है, तो हमारा रिजल्ट तैयार हो गया. तो बेस थ्योरम जब भी हमें अप्लाई करनी है वो इसी टाइप से करनी है. एक्चुअल में ये क्या होगा, ये आपको एक रिलेटेड रेफरेंस देगा. ये आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे यही थ्योरम अप्लाई करनी है? देखो, क्वेश्चंस तो वैसे ही होंगे, जब आप करेंगे तो आपको खुद क्लियर होगा. बैग 1 कंटेन्स 2 white 3 red balls. 2 contains 4 white 5 red balls. One ball is drawn at random from one of the bag and found to be red. One ball is drawn at random यहाँ पर ये भी नहीं पता कि कौन सा बैग. पहले तो हम ये कहते हैं कि चलो फर्स्ट बैग में से आई होगी तो सेकंड में, बट अब इसने क्या कहा, कोई बॉल किसी भी रैंडमली किसी भी बैग में से चूज कर ली और हमें पता चला एंड फाउंड टू बी रेड. हमें पता चला कि वो रेड कलर की है. अब रेड कलर की बॉल्स तो दोनों बैग्स में थी, मुझे यही बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल बैग 2 से आई होगी? क्या करेंगे? जो फाउंड टू भी है या जो हो चुका है, इस इवेंट को हमेशा ए मान लेना. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल. E1 और E2 क्या इवेंट होंगे? E1 be the event when ball is drawn from bag 1, and E2 be the event when ball is drawn from bag 2.
अब ये लिखने के बाद एक तो E1 E2 दोनों कैसे बैग थे, रेंडमली कोई भी बैग चूज कर लिया। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2? 1/2। क्यों लिखेंगे ये 1/2? सिंस both bags are equally likely to be selected। दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, 3 होते तो हम 1/3 1/3 1/3 कर देते ना। फिर आपका काम होता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चीज चाहिए? ये कह रहा है बॉल हमारे हाथ में आ चुकी है, दैट इज ऑफ रेड कलर, तो ए इवेंट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2? क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 2 से आई होगी? बैग 2 क्या था? E2। तो मुझे E2/A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जब तक आप ये नहीं लिखते आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। E2/A लिखने के बाद तुरंत बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, इसको उल्टा कर देंगे। E2/A को A/E2, जिस E2 से डिवाइड किया वही E2। नीचे क्या आ जाएगा? A/E1 P of E1 A/E2 P of E2। और ये 100 होता है, लेकिन अगर 2 इवेंट है तो 2 आएंगे, 3 दिए थे तो 3 आ जाते। अब देखो A/E2, अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और इनको फाइंड आउट करना शुरू कर दो। नाउ A/E1 मतलब E1 हो चुका है, बैग 1 में से बॉल ड्रॉ हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ए क्या है? रेड बॉल। अब उल्टा हो गया ना, E1 इवेंट हो चुका है मतलब बैग 1 में से बॉल सेलेक्ट हुई। क्या प्रोबेबिलिटी है? वो रेड है, रेड बैग 1 में से 3 रेड है, टोटल 5 है, 3/5। सेकेंड A/E2 मतलब E2 हो चुका है इवेंट, बैग 2 में से बॉल सेलेक्ट की है, बैग 2 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/9। So therefore probability of E2/A is E2 1/2 A/E2 5/9 divided by 1/2 multiply 3/5। 1/2 तो कॉमन लेके कट जाएगा, बाकी रह गया 5/9 और इसका भी एलसीएम ले लो। This will become 5/9 45 by तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25/52। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब अब इसमें ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती थी। टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या कहता था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब चाहे कुछ भी हुआ हो, दोनों बैग में हुआ हो, जो भी हुआ हो, अगर ये पूछा जाता सिर्फ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये जो नीचे वाला सम किया बस यही आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। बेस थ्योरम में क्या है मुझे ये भी बताना है, रेड बॉल जो कि बैग 2 से आई हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो वापिस एक रिलेशन दिखाएगा, कनेक्शन दिखाएगा कि वो चीज किससे रिलेटेड हो। नेक्स्ट देखो, अब बैग एग्जांपल 4 है आपका। बैग X contains 4 white 2 black balls. Bag Y contains 3 white 3 black balls। है दोनों में 6 लेकिन एक में 4 white 2 black, दूसरे में 3 white 3 black। ये balls given है। 2 balls are drawn without replacement at random from one of the bags।
2 बॉल्स निकाली हैं। Two balls are drawn at random from one of the bag. अब ये तो किसी भी एक बैग में से लेगा, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड फाउंड टू बी वन वाइट वन ब्लैक। हमें पता चला वो एक वाइट एक ब्लैक है। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स वर, यहाँ आके बेस थ्योरम पता चलेगी। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट balls were drawn from bag Y। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये जो बॉल्स हैं वो बैग Y में से आनी है। पहले तो बैग क्या है, इक्वली लाइकली, तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ हाफ होगी। पहले सबसे पहले क्या मानने इवेंट्स, जो फाउंड टू बी होता है, जो हो चुका है, तो लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल। इवन अब हो सकता है balls drawn from bag X और हो सकता है balls drawn from bag Y। Even be the event of drawing balls or E2 be the event of drawing balls from bag Y। एक X में से है और एक Y में से है, इसको X में, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, चाहे आप बैग X में से लो चाहे Y में से लो, 1/2 आएगी क्योंकि बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम लिया था कहीं से भी। रीजन वही दोगे, सिंस both bags are equally likely to be selected। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख लो ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, ये कह रहा है बॉल्स आर फाउंड टू बी वाइट एंड रेड, तो ए इवेंट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन फ्रॉम बैग वाई, वाई वाला बैग कौन है, E2, E2 बाई ए। इसको क्या लिखेंगे, ए बाई E2 P ऑफ E2, नीचे ए बाई E1 P ऑफ E1 प्लस ए बाई E2 P ऑफ E2। नाउ अब मुझे जो जो चीजें चाहिए वो निकालो। ए बाई E1 चाहिए, ए बाई E2 चाहिए। व्हाट इज ए बाई E1, E1 हो चुका है, बैग एक्स सेलेक्ट हो चुका है, बैग एक्स में से एक वाइट एक ब्लैक, तो 4C1 2C1 टोटल 6C2। और E2 बैग वाई सिलेक्ट होगा तो 3C1 3C1 6C2।
ठीक है, ये आ गया 8/15, 9/15। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनकी वैल्यूज पुट कर दो। A/E2 9/15 मल्टीप्लाई 1/2। A/E1 8/15 मल्टीप्लाई 1/2। ये आ गया। अब 1/2 तो सबका कॉमन लेके हट जाएगा। 9/15 17/15। 9/17 इज द आंसर। तो ये बैक का आंसर आ जाएगा 9/17। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। बैक के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स के हैं, इसी टाइप से कि आपको रिलेटेड बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 8 है। A man speaks truth 3 out of 4 times. चार बार में से 3 बार तो ट्रुथ बोलता है। He throws a die and reports that it is a 6. He throws die and reports it is 6. वो डाई थ्रो करता है और रिपोर्ट करता है कि वो 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्योंकि क्या हो चुका है, पर्सन ट्रूथ बोलता है 3 आउट ऑफ 4, तो उसके ट्रूथ और लाई की मुझे पता है। फाइनली मैन ने एक डाई थ्रो करी और उसने रिपोर्ट किया इट इज 6, तो ये इवेंट हो चुका है। तो ए मैन रिपोर्ट्स 6, मैन ने बोला कि 6 आ गया। E1 और E2 दो इवेंट बनेंगे। इवेंट ऑफ गेटिंग 6 on die, event of getting, of not getting 6 on die। आपने डाई को थ्रो किया, 6 असली में आएगा तो E1 है, नहीं आएगा तो E2 है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? किसने कहा? मैन ने बोला 6 आया है। ये नहीं पता वो सच बोल रहा है झूठ। ठीक है, मैन ने कहा 6 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 क्या है? E1। हम लिखेंगे A/E1 P of E1। रिवर्स कर देना है, E1/A का रिजल्ट होता है, जो E1 डिवाइड में वही मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब यही रिजल्ट जितने भी इवेंट है सबके लिए, A/E1 E1, A/E2 E2, मैक्सिमम आपको 3 या 4 तक ही मिलेंगे बस। नाउ व्हाट इज A/E1? E1 E2 निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 6 ना आने की 5 केसेस है, 5/6। अगर मैं बोलूं आपको A/E1 फाइंड आउट करो, तो A/E1 का मतलब E1 एक्चुअली 6 आ चुका है। मैन ने भी कहा 6 है। 6 आने पर जब मैन 6 बोल रहा है तो मैन ट्रू बोल रहा है,
और मैन के ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है? 3/4। व्हाट इज ए बाई E2? E2 6 नहीं आया, लेकिन ए मैन रिपोर्ट कर रहा है 6 आ रहा है। एक्चुअल में 6 नहीं आया, बट मैन इज रिपोर्टिंग 6 इज देयर, तो मैन इज टेलिंग लाई, और लाई बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4, क्योंकि ट्रूथ 3/4 है। तो ये दो वैल्यूज और ये 1/6, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी। ये कह रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी है बेटा, वो इंश्योरेंस कर रही है 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का, 4000 कितने स्कूटर ड्राइवर्स इंश्योर्ड करें? 2000। कार ड्राइवर्स कितने इंश्योर्ड करें? 4000। एंड ट्रक ड्राइवर्स 6000। ठीक है, ट्रक ड्राइवर कितना करेगा? 6000। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट्स आर, उनके एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटीज क्या है? रिस्पेक्टिवली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर 0.01, कार ड्राइवर 0.03, ट्रक ड्राइवर 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एक्सीडेंट। अब इन सब ने इंश्योरेंस करा रखा है, किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज स्कूटर ड्राइवर? तो व्हाट वी से ए इवेंट क्या होगा? इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन, जिसका इंश्योरेंस हुआ हुआ है, मीट्स नाउ E1 E2 E3 किसको मानोगे? ये तो हो गया पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। E1 इंश्योर्ड पर्सन इज E1 वो इवेंट है दैट इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। E2 वो है जो इंश्योर्ड पर्सन कार ड्राइवर है, और E3 वो है इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। नाउ ही इज सेइंग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ। पर्सन मेट्स एन एक्सीडेंट, तो ए तो हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्कूटर ड्राइवर? स्कूटर ड्राइवर कौन थे? E1। E1 बाई, ये बन जाएगा A बाई E1 P ऑफ E1 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला तीनों के लिए, A बाई E1 P ऑफ E1 प्लस A बाई E2 P ऑफ E2 प्लस A बाई E3 P ऑफ E3। अब ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लो। P ऑफ E1, P ऑफ E2, P of E3 and A by E1, A by E2, A by E3। गिवन सब कुछ है, पढ़ना है ध्यान से। P of E1 मतलब कितने इंश्योरेंस हुए हैं पर्सन? स्कूटर ड्राइवर 2000। टोटल कितने हैं? 6 4 10 और 12, तो 2000 बाई 12,000।
तो ये हो गया 1/6। E2 कितने हैं 4000 बाई 12,000 1/3। और E3 ट्रक वाले हैं 6000 बाई 12,000 1/2। A बाई E1 वन से स्कूटर ड्राइवर इज सिलेक्टेड, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं 0.01 0.03 0.15। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। पुट इन इक्वेशन 1 एंड गेट योर आंसर। तो आप इस टाइप से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में रिलेटेड